न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मंगलवार मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्राइम की कहानियाँ। आज से हर मंगलवार आपके लिए हम भारत और दुनिया वर्ष में हुए बहुचर्चित हत्याकांडों की कहानियाँ आपके सामने लेके आएंगे। आज की कहानी भी भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित हत्याकांड की है। तो आज की कहानी का मैं होस्ट आपका दोस्त मनीष राजू। तो चलते हैं कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है वो राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देने वाले हत्याकांड की है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है भवरी देवी हत्याकांड की। भवरी देवी, जिसका जन्म राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के एक गांव में हुआ था। भवरी देवी के माँ बाप एक दिहाड़ी मजदूर थे। पैसों की कमी के कारण भवरी देवी की माँ ने उसकी शादी उसकी दोनों बहनों के साथ एक ही मंडप में करा दी थी। भवरी देवी के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। उसके पिता की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हुई थी। भवरी देवी की जब शादी हुई, उसकी उम्र मात्र 12 साल थी। 12 साल में शादी होने के बाद भवरी देवी अपनी मां के साथ अपने ही गांव में रहकर सरकारी स्कूल में आगे की पढ़ाई कर रही थी। 8वीं क्लास तक पढ़ाई पूरी होने के पश्चात भवरी देवी उसके पति अमरचंद के पास भेज दी गई, जो जोधपुर जिले के बरुंदा गांव में रहता था। यह भवरी देवी का ससुराल था। भवरी देवी के पति अमरचंद एक ट्रक ड्राइवर थे और वह शराब पीने के बहुत आदी थे। भवरी देवी के ससुर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। उन्होंने साल 1999 में भवरी देवी को भी स्वास्थ्य विभाग में ही नौकरी लगवा दी, सहायक नर्स के पद पे। मगर भवरी देवी के ख्वाब काफी ऊंचे थे। वह अपनी ख्वाहिशों के चलते इस नौकरी से संतुष्ट नहीं थी। उसके ख्वाब और ख्वाहिशें इतने ही ऊंचे थे कि वह एक बहुत ही अच्छा और संपन्न जीवन जीना चाहती थी। इसी के लिए उसने राजस्थानी लोकल म्यूजिक एल्बमों और राजस्थानी लोकल फिल्मों में काम करना चालू कर दिया था। इस काम को करने के लिए उसे अपनी नौकरी से बार बार अवकाश लेना पड़ता था और अवकाश लेके वह इस काम पर जाया करती थी। भवरी देवी को मालूम था कि लगातार इस प्रकार के काम करने से उसके सहायक दोस्तों को, उसके स्टाफ को, उसके लोगों को इससे आपत्ति होगी। इसीलिए उसने कई बड़े लोगों से दोस्ती कर रखी थी। बड़े लोग ऐसे कि जिनकी सत्ता में अच्छी पहुंच और पावर होती थी। नौकरी सिक्योर करने के लिए वो जिन जाने माने नेताओं के पास जाती थी, वो उनको एक उसकी कीमत भी अदा करती थी। भवरी देवी की करीबी संबंध रखने वालों में नेताओं में एक बड़ा नाम था उस वक्त के विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का। मलखान सिंह उस समय लूनी से विधायक थे। भवरी देवी बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहना लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए भवरी देवी के खिलाफ साल 2009 में शिकायत दर्ज करा दी गई कि भवरी देवी हमेशा अपने काम से गायब रहती है और अस्पताल नहीं आती है। जब सरकारी अधिकारियों द्वारा इस संबंध में जांच की गई तो उन्होंने पाया कि यह जानकारी सही है। फिर तत्कालीन कलेक्टर ने भवरी देवी को निलंबित कर दिया, अर्थात उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। भवरी देवी मदद के लिए तुरंत विधायक मलखान सिंह के पास पहुंची। भवरी देवी इन्हीं बुरे दिनों के लिए मलखान सिंह को कीमत चुकाती थी। तो भवरी देवी की इस विपत्ति में मलखान सिंह भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। वो भवरी देवी को सीधे लेके राजस्थान के कांग्रेस के एक बड़े ही दिग्गज नेता परशुराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा के पास पहुंचे। राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री थे और महिपाल मदेरणा कैबिनेट मंत्री थे। उस समय महिपाल मदेरणा के हाथ में जल संसाधन मंत्रालय था। अब जिस नेता के हाथ में इतना बड़ा पद हो, इतनी पावर हो, उसके लिए भवरी देवी का निलंबन रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस आगे चलकर भवरी देवी को भी उन्हें वही कीमत अदा करनी थी जो वो मलखान सिंह को कई वर्षों से अदा कर रही थी। इसी बातों पर भवरी देवी को उसकी नौकरी वापस मिल गई
और साथ ही साथ उसका तबादला भी उसके कहे अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार उसी के क्षेत्र में करवा दिया गया, जो उसके ससुराल के काफी करीब था। इस घटना के बाद रिश्ते और मर्यादा शर्मसार हो गए और उनकी कोई परवाह किए बिना ही भंवरी देवी के अवैध रिश्तों की बाट बढ़ती चली गई। इन अवैध रिश्तों के बीच में भंवरी देवी ने एक बेटे और 2 बेटियों की मां बनने का भी सुख पा लिया था। बहुत कम समय में भंवरी देवी ने बहुत ज्यादा संपत्ति एकत्र कर ली थी, कई घर, कई कार। ऐसा कहा जाता है कि हर साल भंवरी देवी लाखों के जेवरे खरीदा करती थी। एक नर्स कुछ मामूली पैसों की नौकरी से यह सब कभी नहीं कर सकती। इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जीना कभी भी संभव नहीं है। धीरे धीरे भंवरी देवी की इच्छाएं बढ़ती चली गई। कहते हैं इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता। इसी लालच की वजह से उसने अपनी जान गंवाई। उसका लालच इस कदर बढ़ गया था कि वो और भी महत्वाकांक्षाएं और भी इच्छाएं करने लगी। इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह एक ऐसी राह पर चल पड़ी जिससे उसकी मृत्यु लिख चुकी थी। उसने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाते हुए अपनी इच्छा को दोनों विधायकों के सामने रखा और बताया कि वह विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए इच्छा रखती है। भोपालगढ़ सीट से वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। उसने महिपाल मदेरणा और लखन सिंह बिश्नोई को टिकट की मांग की, लेकिन दोनों नेताओं ने उसे टिकट देने की दिलासा दी, मगर टिकट नहीं दिया। इन इच्छाओं के लिए वह और बढ़ती चली गई और यह बात भंवरी देवी के सीने में घर कर गई। जल्द ही उसका महिपाल मदेरणा और बिश्नोई से, मलखान सिंह बिश्नोई से दिल भर गया। फिर उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया, ब्लैकमेलिंग का। इस बीच यह खतरनाक खेल भंवरी देवी के साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस खेल में शामिल हो गया। खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई थी। इंदिरा बिश्नोई बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ थी। इंदिरा अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भाई और भंवरी देवी के बीच किस तरह के संबंध हैं और उसे इन संबंधों से कोई दिक्कत भी नहीं थी, बल्कि वह तो इंदिरा को उन्हीं की भाभी कहकर बुलाती थी। अभी भंवरी को भाभी कहकर बुलाना और उससे जुड़ना इंदिरा की अपने लाभ और अपने स्वार्थ के बारे में था। जो साफ और सरल शब्दों में कहा जाए, इंदिरा बिश्नोई अपने भाई मलखान सिंह बिश्नोई को मंत्री बनते हुए देखना चाहती थी और यह सब जब ही संभव हो पाता जब महिपाल मदेरणा अपना मंत्री पद त्याग देते, और ये कभी नहीं हो सकता था। इसी अपने ख्वाहिश, अपने अरमान, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इंदिरा ने भंवरी देवी को अपना मोहरा बना लिया। वह भंवरी देवी को महिपाल मदेरणा के खिलाफ भड़काने लगी। उसने भंवरी से कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो उस समय देश की राजनीति में भूचाल ला देता। इंदिरा बिश्नोई के कहने पर भंवरी देवी ने चोरी से महिपाल मदेरणा के साथ अपने कुछ प्राइवेट बलों की 52 मिनट की एक अतरंग सीडी रिकॉर्डिंग कर डाली और इसको सुरक्षित कर लिया। अब इंदिरा चाहती थी कि भंवरी देवी वह सीडी उसके हाथों में सौंप दे, पर भंवरी ऐसा नहीं किया। भंवरी देवी इतने दिनों में राजनीति के इतने दांवपेच तो सीख चुकी थी। उसे पता था कि इंदिरा मलखान और महिपाल मदेरणा जैसे लोगों के लिए एक मोहरा है भंवरी देवी। काम खत्म
होने के बाद वह उसे दूध में से बड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। 52 मिनट का ये वीडियो सीडी की कीमत अच्छी तरह से भंवरी देवी जानती थी। इसके बाद भंवरी देवी ने महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह सीडी के बदले महिपाल मदेरणा से लाखों रुपए की मांग करने लगी। भंवरी देवी यह कतई नहीं चाहती थी कि यह सीडी कभी बाहर आए। सीडी बाहर आ जाती तो फिर उसे जो उसके सपने थे, वह जो मांगना चाहती थी, वह जो इच्छाएं थी, वह कभी पूरी नहीं हो पाती। भंवरी देवी ने इंदिरा बिश्नोई के प्लान के उलट इस सीडी कांड में उसके भाई मलखान सिंह को भी खींच लिया। उसने दावा किया कि उसके पास मलखान सिंह का भी वीडियो सीडी है। असलियत में उसके पास मलखान सिंह की कोई भी वीडियो सीडी उपलब्ध नहीं थी। वह तो केवल मलखान सिंह पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कहा था उसने, पर इसका असर भी हुआ। मलखान सिंह भंवरी देवी के इस दावे से डर गए। भंवरी देवी का मलखान सिंह के साथ एक लंबे समय तक अवैध संबंध रहा था। भंवरी देवी ने यह दावा किया कि उसकी जो सबसे छोटी बेटी है, उसका बाप भी उसका पति अमरचंद नहीं बल्कि विधायक मलखान सिंह है। इसी बात को सही साबित करने के लिए भंवरी देवी डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हो गई। उसने मलखान सिंह को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो इस नाजायज उदलात वाली बात को वह जग जाहिर कर देगी और सभी सभा के सामने सभी को बता देगी। अगर मलखान सिंह के पिता का कर्तव्य निभाते हुए उसकी छोटी बेटी को 20 लाख सोने का गहना और उसकी शादी के लिए 50 लाख देते हैं तो वह अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लेगी। मंत्री महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को अपनी राजनीति करियर बचाना था, इसलिए उन्होंने तुरंत भंवरी देवी से किनारा कर लिया। भंवरी देवी से बातचीत बंद कर दी। अपनी इस कदर की बातों को देख भंवरी देवी बौखला सी गई। इसके बाद वह एक भूखी शेरनी की तरह बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। 2011 जुलाई के महीने में वह सीधे बीजेपी के दफ्तर पहुंच गई और उसने वहां उसके पास विधायक मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सीडी के बारे में बताया जो राजस्थान सरकार को कुछ ही दिनों में गिरा देती। डेक्कन होल्डर की रिपोर्ट के अनुसार भंवरी देवी बड़ी होशियारी से वीडियो सीडी के कुछ अतरंग पलों को तस्वीरें लोकल वहां के चैनलों और न्यूज़पेपरों में लीक कर दिया। इतनी डायरेक्टली किसी नेता या मंत्री का नाम तो नहीं लिया, पर इतना पर्याप्त सुराग दे दिया था कि तस्वीरें महिपाल मदेरणा की हैं। अगले दिन मीडिया में एक बहुत ही बड़ी खबर बन गई। राजस्थान कांग्रेस सरकार की सत्ता डगमगाने सी लगी। भंवरी देवी ने यह जो कांड किया था, उस कांड में महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह घुटनों पर आ गए थे। भंवरी देवी से दूरी बना चुके दोनों ही नेता फिर से भंवरी देवी से संपर्क साध लिया। तीनों के बीच एक बहुत ही अच्छी डील हुई। डील यह थी कि भंवरी देवी उन्हें वह सीडी सौंप देगी और उसके बदले वह भंवरी देवी को 50 लाख रुपए देंगे। महिपाल मदेरणा ने इन 50 लाख रुपयों के लिए उसे 2.5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया। महिपाल मदेरणा ने भंवरी देवी से यह वादा किया कि वह 2011 के सितंबर महीने में उसे बाकी का अमाउंट दे देंगे। इस डील से भंवरी देवी खुश थी। एक बार फिर से तीनों के बीच कोई कड़वाहट, कोई नाराजगी नहीं बची थी। भंवरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने सीधे अपनी मौत को दावत दे दी है। उसके इस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, उसका कोई अंदाजा भंवरी देवी को नहीं था। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जोधपुर के सर्किट हाउस में एक अलग ही कहानी गढ़ी जा रही है। उस समय भंवरी देवी के पास मारुति स्विफ्ट एक कार थी, जिसे उसने 2011 के अगस्त महीने में अपने एक बेहद करीबी शख्स
सोहनलाल बिश्नोई को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया था। एडवांस मनी के रूप में भंवरी देवी को 50,000 रुपए भी मिल चुके थे। सोहनलाल पेशे से एक ठेकेदार था और वह विधायक मलखान सिंह की बुआ का लड़का भी था। और तो और वह सोहनलाल मंत्री महिपाल मदेवने का बहुत खास था। साल 2011 के सितंबर महीने की 1 तारीख आई। सोहनलाल बिश्नोई ने 1 सितंबर को भंवरी देवी को फोन करके बताया कि वह मारुति स्विफ्ट की बाकी बकाया राशि देना चाहता है। उसके साथ भंवरी देवी ने कहा कि उसे महिपाल मदेरणा के एक आदमी राजू भाई को जो सीडी है वो सौंपनी होगी और उसे बकाया राशि भी राजू भाई से प्राप्त हो जाएगी। सोहनलाल ने उसे राजू भाई से मिलने के लिए बुलाया। सितंबर 2011 की दोपहर 1 बजे भंवरी देवी सीडी लेकर अपने साथ बिलाड़ा से निकल गई। बिलाड़ा में उसने सोहनलाल बिश्नोई से मिला। सोहनलाल से भंवरी देवी को महिंद्रा बोलेरो में अपने साथ बिठा लिया। उसने भंवरी देवी को बरेलो में बिठाकर एक शख्स से मिलाया। उसका नाम था राजू भाई। भंवरी को वो सीडी राजू भाई को देनी थी, जिसके बदले वह बकाया राशि भंवरी को दे देता। भंवरी पर देवी जो लाखों रुपए मिलने का सपना लेकर सोहनलाल और राजू भाई के पास बिड़ाला आई थी, वह महज महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह की लिखी हुई कहानी का एक हिस्सा मात्र थी। सोहनलाल का भंवरी को कार बेचना, उसे बचे हुए पैसे के लिए बड़ाला बुलाना और महिपाल मदेरणा का भी सीडी के बदले 50 लाख रुपए की डील करना, ये सब उस कहानी का हिस्सा था। भंवरी देवी महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी। आगे चलकर उनकी राजनीतिक करियर को खत्म कर देती। इसलिए भंवरी देवी को अपने लिखे हुए जाल में फंसाकर वहां बुला लिया गया था। उस लिखी हुई कहानी के अनुसार भंवरी देवी के सामने पहले चारा फेंका गया, उसे लाखों के सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। भंवरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस शख्स को वो राजू भाई समझ रही थी, वह महिपाल मदेरणा का अमीर दोस्त समझ रही थी। वह शख्स कोई और नहीं, कोई आम शख्स नहीं, बल्कि राजस्थान का एक मशहूर अपराधी था। उसका असली नाम था शहाबुद्दीन, जिसे भंवरी देवी से किसी भी कीमत पर वह सीडी निकालने का काम सौंपा गया था। उस बोलेरो में एक सीडी प्लेयर था। सड़क पर तेजी से दौड़ती उस बोलेरो के अंदर भंवरी देवी और महिपाल मदेरणा की 52 मिनट की अतरंग सीडी को राजू भाई ने चालू कर दिया। 52 मिनट की वो अतरंग रिश्तों की सीडी चल रही थी। उस बोलेरो में गाड़ी के पीछे पीछे एक मारुति स्विफ्ट कार भी चल रही थी, जिसमें राजू भाई का एक भरोसेमंद साथी बलदेव बेटा था। सोहनलाल और शहाबुद्दीन बोलेरो में भंवरी देवी को घंटों तक इधर उधर घुमाते रहे। ऐसा करते करते काफी शाम हो गई। अब भंवरी देवी भी घबराने लगी, उसको भी डर लगने लगा और राजू भाई से अपने पैसे लेकर जाने की जिद करने लगी। और सोहनलाल और राजू भाई यानी शहाबुद्दीन की मंशा तो कुछ और ही थी। उन्होंने गाड़ी को भंवरी देवी के रास्ते पर न ले जाते हुए कहीं अनजान रास्ते पर मोड़ दिया, जिससे भंवरी देवी का शक और भी गहरा गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी। यह सब देखकर शहाबुद्दीन के साथी बलदेव मारुति स्विफ्ट से उतरकर बोलेरो में चले आए। अब तीनों मिलकर भंवरी को जबरदस्ती चुप कराने लगे। शहाबुद्दीन, सोहनलाल और बलदेव ने मिलकर भंवरी को जबरदस्ती सीट के नीचे दबा दिया और तो और भंवरी देवी के ऊपर ना आ पाए, मदद के लिए चीख चिल्ला ना पाए, इसलिए उसे पैरों से नीचे दबाए रखा। इससे भंवरी देवी का दम घुटने लगा और कुछ ही पलों में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। भंवरी देवी को मरा हुआ देख तीनों की हालत खराब हो गई। तीनों घबरा से गए, क्योंकि उसे भंवरी देवी को मारने का नहीं, जिंदा किसी और को सौंपने का आदेश मिला था। अब तो
जो होना था वो हो चुका था। अब इस खेल में कुछ नए किरदार भी शामिल हो गए। बहुत पहले से ही जो किरदार में शामिल थे वह सामने आए। इसमें एक किरदार सही राम, इसी शख्स ने महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के लिए इस पूरी कहानी को लिखा था। अमर उजाला की रिपोर्ट को माने तो सही राम इस कहानी का मुख्य सूत्रधार था। उसने रमेश राम नाम का एक शख्स सही राम के काम में सहयोग कर रहा था। इन दोनों किरदार शहाबुद्दीन यानी राजू भाई और सोहनलाल को गाइड कर रहे थे कि कब और क्या और कैसे करना है। सीडी की खबरें आने के बाद से 23 से 26 जुलाई के बीच महिपाल मदेरणा और सही राम के बीच करीब 21 बार फोन पर बातचीत हुई थी, जबकि सोहनलाल और मदेरणा के बीच 31 बार। बबरी देवी के बाद शहाबुद्दीन और सोहनलाल ने सही राम से संपर्क किया। फिर सही राम ने उन्हें बबरी देवी की लाश के साथ जालोर जाने के लिए कहा। सोहनलाल, शहाबुद्दीन और उसका साथी बलदेव बबरी की लाश लेकर जालोर पहुंच गए। उन्होंने उन्हें विश्नाराम से मिलना था और भवरी को जिंदा उसके हवाले करना था, मगर भवरी तो मर चुकी थी। विश्नाराम ने भवरी की लाश देखकर उसे लेने से मना कर दिया। विश्नाराम ने लाश लेने से मना किया, तब उसके पास एक किसी बड़े आदमी का कॉल आया। उसने उससे कहा कि यदि वह लाश को सफलतापूर्वक ठिकाने लगा देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और उस एसएसपी का भी तबादला कर दिया जाएगा जो उसके गिरोह को परेशान कर रहा था। उस समय विश्नाराम पर अपहरण, वसूली और अन्य कई तरह के मामले दर्ज थे। विश्नाराम मान गया। उसने रात 9 बजे के करीब सोहनलाल और शहाबुद्दीन से भवरी की लाश ले ली। फिर अपने 3 साथियों अशोक, कैलाश और ओम प्रकाश के साथ भवरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुनसान इलाके की ओर चला गया। उस समय विश्नाराम और उसके साथी स्कॉर्पियो से थे। उन्होंने जालोर से एक सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने एक गहरे गड्ढे में भवरी की लाश रखकर उसे जला दिया। जब लाश पूरी तरह से जल गई तो उन्होंने सावधानी से लाश के बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा करके पास की ही एक नहर में फेंक दिया। 1 सितंबर 2011 के बाद किसी ने भी भवरी देवी को नहीं देखा। भवरी देवी के गायब होने के 12 दिन बाद यानी 3 सितंबर को अमरचंद ने अपनी नजदीकी पुलिस थाने में भवरी देवी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी और उसने कहा कि उसे शक है कि भवरी देवी में गायब होने में जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलकान सिंह बिश्नोई का हाथ है। अमरचंद ने पुलिस को यह भी बताया कि महिपाल मदेरणा किस तरह से भवरी को बार बार फोन करके परेशान करता था और बार बार फोन करने के लिए उसे मना भी किया गया था, पर वह नहीं माना और वह आगे भी भवरी को लगातार फोन करते रहे। यह खबर मीडिया तक पहुंचने में देर नहीं लगी और मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ ले लिया। राजस्थान की सियासत गरमाने लगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोपों की बहुत ही तगड़ी लड़ाई चालू हो गई। इसी सब के बीच भवरी देवी और महिपाल मदेरणा मलखान सिंह के साथ आ चुका नाम बहुत ही चर्चित था। सबको यही लगा कि भवरी देवी सीडी को लीक करने का जो दावा कर रही थी वह सही था और उसी सीडी के चलते भवरी देवी की हत्या करा दी गई थी। राजस्थान के लोगों ने और विरोधी पार्टियों ने राज्य सरकार पर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए दबाव लगा दिया, क्योंकि मामला कांग्रेस सरकार के 2 बड़े दिग्गज नेताओं का था। आखिरकार 15 सितंबर 2011 को राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई के हाथों में दे दी गई। 23 सितंबर को राजस्थान की एक अदालत ने महिपाल मदेरणा के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। 16 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिपाल मदेरणा को मंत्री पद से हटा दिया। फिर महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को कांग्रेस पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। 22 अक्टूबर 2011 को सीबीआई के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी। 22 अक्टूबर 2011 को शहाबुद्दीन यानी राजू भाई ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद तो भवरी देवी मामले की कड़ियां खुलने लगीं। सीबीआई यह जान चुकी थी कि भवरी देवी की बहुत ही बड़ी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई थी और वह भवरी देवी की हत्या साबित तभी कर पाती जब उसे भवरी देवी की लाश मिल जाती। 3 नवंबर 2011 को पहले सबूत के तौर पर सीबीआई को भवरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच हुई 4 मिनट की एक कॉल रिकॉर्डिंग की जानकारी मिली। इस रिकॉर्डिंग में भवरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच सीडी को लेकर बातचीत हुई थी। इसके बाद वह सीडी भी मीडिया और चैनल अखबारों के पास पहुंच चुकी थी, जिसमें मंत्री महिपाल मदेरणा भवरी देवी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। इस वीडियो ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। भवरी देवी जानती थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा सकती थी, इसलिए उसने सीडी की कई प्रतिलिपियां बना ली और उसे महिपाल मदेरणा उससे बच ना पाए, उन्हीं में से उसने एक सीडी अजमेर के एक बैंक के लॉकर में छुपा रखा था। बाद में सीबीआई ने बैंक लॉकर से जाकर वो सीडी जब्त कर ली। भवरी देवी अपहरण और हत्याकांड का सूत्रधार जिसने यह कहानी रची थी, सही राम और उसका सहयोगी उमेश राम, वह दोनों भी सीबीआई के हत्थे लग गए। सीबीआई से पूछताछ में महिपाल मदेरणा ने भवरी के साथ अपने संबंधों की बात मान ली। 2 सितंबर 2011 को सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक चार्जशीट दायर करी, और 2 दिसंबर की रात को ही सीबीआई ने महिपाल मदेरणा को गिरफ्तार भी कर लिया। महिपाल मदेरणा की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की और यह गिरफ्तारी भवरी के किसी अपने की थी। सीबीआई ने 8 दिसंबर 2011 को भवरी के पति अमरचंद को भी गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, सीबीआई के अनुसार अमरचंद भी भवरी देवी का पति उसी की हत्या और अपहरण का बराबर का हिस्सेदार था। वह इस साजिश में शामिल था और उसे इसी की वजह से गिरफ्तार किया गया था। यानी परायों ने अपनों ने भी भवरी देवी को धोखा ही दिया। सीबीआई ने कहा कि 1 सितंबर को भवरी सोहनलाल से सीडी का सौदा करने जा रही थी। तब अमरचंद यह सब जानता था कि भवरी के साथ क्या होने वाला है। भवरी को अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता या भवरी की हत्या हो जाती तो भवरी को मिलने वाला पैसा अमरचंद को मिल जाता, इसलिए वह भवरी के दुश्मनों से जा मिला। उसके बाद जो हुआ सब भवरी देवी के पति को भूल गए और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इन्हीं सब बातों से झुंझलाकर उसने भवरी देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में की। 19 दिसंबर 2011 को मलखान सिंह भी गिरफ्तार हो गए। इस मामले में मलखान सिंह के परिवार के कुछ लोग भी शामिल थे। बाद में वह भी पकड़े गए। जल्द ही भवरी देवी की लाश को ठिकाने लगाने वाला विष्णाराम और उसका साथी ओम प्रकाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिर बाद में विष्णाराम और उसका एक और साथी कैलाश भी पकड़े गए। विष्णाराम एक साथी अशोक ने 17 जनवरी 2012 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब ने सीबीआई के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। विष्णाराम, कैलाश और ओम प्रकाश जांच अधिकारियों को उस जगह ले गए जहां उन्होंने भवरी देवी को ठिकाने लगाया था। उन्होंने जांच टीम को वह गड्ढा भी दिखाया जिसमें भवरी देवी को जलाया गया था। फिर वह नहर भी दिखाई गई जिसमें लाश के अवशेषों को फेंका गया था। इसके बाद सीबीआई ने तुरंत नहर की खोज चालू कर दी। 4 दिन की कड़ी मशक्कत और खोजबीन के बाद सीबीआई को नहर से कुछ अहम सबूत मिले।
उसमें उसे दांत, भव्य देवी की खोपड़ी और कुछ हिस्से और उसके पांव के बिछुए, कान के झुमके, गले का लॉकेट और वाटरप्रूफ कलाई घड़ी मिली। वह घड़ी उस समय भी चल रही थी। सीबीआई को उसी नहर से एक बोरी से बड़ा चाकू, 2 देसी कट्टे और एक बेड भी बरामद हुआ। ये वही बेड था जिससे भवरी देवी को खोपड़ी तोड़ने का प्रयास किया गया था। भवरी देवी के बेटे से नहर से मिलने वाले झुमके और अन्य सामानों की पुष्टि कर दी थी। बेटे ने सीबीआई को बताया कि वह सारे सामान उसकी मां के ही हैं। इस तरह सीबीआई ने बिना किसी दबाव में आए 100 दिनों के अंतर्गत इस मामले को सुलझा लिया। यह सीबीआई का बेहतरीन काम था। आगे चलकर सीबीआई ने भवरी देवी के बेटे और बेटी के खून के सैंपल लेकर बची हुई हड्डियों, दांत और इन सब चीजों को अमेरिका एफबीआई के पास भेज दिया ताकि डीएनए का मिलान कराया जा सके कि नहर में मिली हड्डियां 36 वर्षीय महिला भवरी देवी की हैं। अब इससे यह कंफर्म हो गया कि भवरी देवी मर चुकी है, जबकि एफबीआई जांच में से पहले एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने यह दावा किया था कि नहर से मिली हड्डियां जानवरों की हैं। अब भवरी देवी से जुड़ी सारी बातें एकदम साफ हो चुकी थी। इन सारे खुलासे, गिरफ्तारी और सबूतों के मिलने के बाद सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी। चार्जशीट में अन्य आरोपियों के साथ महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने का आरोप लगा। वहीं भवरी देवी के पति अमरचंद पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने और अपराध करने का आरोप लगाया गया। सबसे आखिरी में मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा बिश्नोई को सीबीआई ने साल 2017 में पकड़ा। 6 साल से फरार चल रही इंदिरा बिश्नोई पर भी भवरी के अपहरण और हत्या की साजिश का आरोप था। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है और नहर से मिली भवरी देवी की हड्डियों की जांच जिस एसबीआई के डीएनए विशेषज्ञ ने की थी, सीबीआई ने उन्हें 2021 तक कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, इसलिए यह मामला कोर्ट में लंबे समय तक अटका रहा। उस डीएनए विशेषज्ञ की गवाही के बिना सीबीआई को केस कमजोर होता चला गया। सीबीआई ने कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस डीएनए विशेषज्ञ की गवाही लेने के लिए अनुरोध किया, पर कोर्ट ने सीबीआई का उस डीएनए विशेषज्ञ का कोर्ट में हाजिर होना अनिवार्य बताया। सीबीआई ने उस डीएनए विशेषज्ञ को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। अब एफबीआई के डीएनए विशेषज्ञ की गवाही के बिना यह मामला आगे बढ़ेगा, जो सीबीआई के पक्ष को कमजोर कर देगा। भवरी देवी मामले में कुल 17 आरोपी बनाए गए थे और साल 2022 तक सभी 17 आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी। भवरी देवी हत्याकांड का मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा की 69 वर्ष की आयु में 17 अक्टूबर 2021 को भोजपुरी स्थित उनके आवास पर कैंसर से मृत्यु हो गई। यह कहानी जो आप देख रहे थे, ये लालच और ख्वाहिशों की अंत ना होने वाली कहानी थी और उन्हीं ख्वाहिशों और लालच की वजह से भवरी देवी की हत्या हो गई। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी के लिए आप हमें सजेस्ट करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तो आज के दिन का ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले मंगलवार को एक नई कहानी, एक नए किस्से और सत्य घटना के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट मनीष राजू। धन्यवाद।